बनारस की गलियों में सुबह की पहली किरण जब गंगा के जल पर पड़ती तो उसका सुनहरा प्रतिबिंब शहर के हर कोने को जीवन से भर देता। मंदिरों की घंटियां, घाटों पर बैठे साधुओं की मधुर प्रार्थनाएं और उन गलियों में बसे बुनकरों की करघे की खटखटाहट सब मिलकर एक अद्भुत संगीत रचते थे। इन्हीं गलियों में रहती थी कविता, एक युवा बुनकर लड़की जिसकी आंखों में सपने थे अपने पिता की पुरानी साड़ी बुनाई कला को फिर से जीवित करने के। पर वक्त बदल चुका था। मशीनों के युग ने हाथ के हुनर को लगभग भुला दिया था। कविता के पिता हरिनारायण कभी बनारस के प्रसिद्ध बुनकरों में गिने जाते थे। उनके बुने रेशमी साड़ी के धागों में इतनी चमक होती कि लोग कहते, इनके करघे से जैसे भगवान स्वयं रंग भरते हैं। लेकिन अब वो करघा बरसों से खामोश था। मशीनों से बनी साड़ियां सस्ती और तेज बनने लगी और ग्राहकों ने धीरे धीरे हाथ से बुनी कला से मुंह मोड़ लिया। हरिनारायण अब बूढ़े हो चुके थे। उनका हाथ कांपता था, आंखें धुंधली पड़ चुकी थीं और सीने में उम्मीद की जगह थकान ने ले ली थी। पर कविता हर दिन उस करघे को साफ करती और धीरे से कहती, बाबा, एक दिन ये फिर बजेगा और जब बजेगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। कविता घर चलाने के लिए मोहल्ले के एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। पढ़ाई के बाद वह रात में बुनाई सीखती, वही कला जो कभी उसके पिता की पहचान थी। बेटी, ये धंधा अब खत्म हो चुका है। इस करघे के धागों में अब कोई दम नहीं। धागे नहीं बाबा, उम्मीदें बुनती हूँ मैं इनसे। एक दिन बनारस में हैंडलूम फेयर की घोषणा हुई। पूरे प्रदेश के बुनकर अपने हुनर दिखाने वाले थे। कविता ने उसी रात तय कर लिया वो भी हिस्सा लेगी। पर समस्या यह थी कि उसके पास न तो नया करघा था, न धागे खरीदने के पैसे। उसने अपने वेतन के हर पैसे को जोड़ा, पुराने कपड़े बेच दिए और अपने पिता से कहा, बस एक मौका दीजिए बाबा, अगर मैं असफल हुई तो बुनाई छोड़ दूंगी। हरिनारायण ने कुछ देर उसे देखा, फिर अपने बक्से से एक पुराना सुनहरा धागा निकाला। ये आखिरी बचा है तेरी माँ के जमाने से, इसमें उसकी आशीष है। इसे जोड़ ले अपनी साड़ी में। कविता की आंखें भर आईं। उस सुनहरे धागे को उसने अपने दिल के सबसे पास रख लिया। रात दिन मेहनत करके कविता ने वो साड़ी तैयार की। हर रंग में उसकी एक भावना थी, लाल में साहस, नीले में शांति, हरे में उम्मीद और सुनहरे धागे में माँ का आशीर्वाद। बुनाई के दौरान उसकी उंगलियां छिल गईं, आंखें जलने लगीं और कई बार धागे उलझ गए। पर हर बार उसने खुद से कहा, उलझे धागे ही तो सच्ची कहानी बनाते हैं। फेयर के दिन जब वो साड़ी लेकर पहुंची तो दूसरे बुनकरों ने उसकी सादगी देखकर हंस दिया। अरे लड़की, ये क्या है? अब तो मशीनें लाखों डिजाइन बना देती हैं। लेकिन कविता का आत्मविश्वास अडिग था। उसने अपनी साड़ी को उस प्रदर्शनी में टांग दिया। नाम लिखा था, आशा के धागे। फेयर में विदेशी खरीदार भी आए थे। एक जापानी डिजाइनर माया तनाका ने जब कविता की साड़ी देखी तो वह ठिठक गई। वह साड़ी के सामने खड़ी रह गई। ये मशीन से नहीं बनी, ये तो आत्मा से बुनी गई है। माया ने कविता से मुलाकात की। टूटी फूटी अंग्रेजी में कविता ने कहा, ये मेरी माँ और बाबा की याद से बनी है, आशा से। माया ने साड़ी खरीद ली और साथ में एक प्रस्ताव दिया, क्या तुम जापान में आकर पारंपरिक हैंडलूम कला सिखाना चाहोगी? कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि उसके पिता दूर से खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वर्षों बाद फिर वही चमक थी जो कभी उनके करघे के धागों में होती थी। कुछ महीनों बाद जापान, फ्रांस और भारत के कई शहरों में नाम से प्रदर्शनी लगी। कविता की साड़ियां मोड़ दुनिया के मंच पर भारतीय कला की मिसाल बन गई। हरिनारायण अब गर्व से कहते, मेरी बेटी ने करघे को फिर से जिंदा कर दिया।
गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सीखने आने लगे। कविता ने एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां गांव की महिलाएं हाथ से बुनाई सीखने लगी। अगर धागे टूट भी जाए तो जोड़ना सीखो, क्योंकि हर जोड़ में एक नई कहानी छिपी होती है। सालों बाद कविता ने अपने घर के पुराने करघे को मंदिर की तरह सजा दिया। हर सुबह वो दिया जलाती। उसके करघे की खटखटाहट अब सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक संदेश थी दुनिया के लिए कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, बस उसे थोड़ी मेहनत और विश्वास के धागों से फिर से बुनना होता है।